हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट नंबर सेकंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी सिद्धांत की कमियों के बारे में। वीबीटी सिद्धांत की कुछ कमियां हमने डिस्कस की थी कि जब वो सिद्धांत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है तो कुछ कमियां उस सिद्धांत में पाई जाती हैं। आज हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, यानी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। दोस्तों, ये सिद्धांत मेटल और लिगेंड बॉन्ड को सहसंयोजक प्रकृति का ना मान करके आयनिक प्रकृति का मानता है। यानी ये सिद्धांत मानता है कि मेटल और लिगेंड आवेशित बिंदु होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, और दोनों में आकर्षण होता है और आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अगर हम लोग इसी आधार पर देखें तो ये सिद्धांत मानता है कि जो मेटल होती है वो तो बिंदु धन आवेश होती है, यानी एक धन आवेशित बिंदु है। और अगर हम लोग लिगेंड की बात करें तो लिगेंड इस सिद्धांत के आधार पर होते हैं बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बिंदु ऋणावेश और एक बिंदु द्विध्रुव। तो जो भी ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनको ये सिद्धांत मानता है कि वो बिंदु ऋणावेश है, और जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनको यह सिद्धांत मानता है कि वो बिंदु द्विध्रुव होते हैं। तो ऋणावेशित लिगेंड तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है कि मान लीजिए कि एक ऋणावेशित लिगेंड है और धातु आयन धनावेशित होता है कि आकर्षण हो सकता है। लेकिन इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु द्विध्रुव होते हैं यानी उदासीन लिगेंड होते हैं वो धातु आयन से किस तरह से आकर्षित होते हैं। इसके लिए सिद्धांत बताता है कि जैसे ये उदासीन लिगेंड होते हैं NH3 H2O जैसे, इनमें इनका जो अधिक विद्युतऋणी परमाणु होता है जिस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है वो धातु आयन की ओर व्यवस्थित होता है। जैसे हम लोग देखें H2O की बात करें तो H2O के पास यहाँ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैसे भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और अगर हम लोग यहाँ देखें तो H आंशिक रूप से हाइड्रोजन आंशिक रूप से पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो है वो आंशिक रूप से नेगेटिव होता है, क्योंकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। इस तरह से इस प्रकार के लिगेंड में एक द्विध्रुव बना हुआ होता है। तो ये सिद्धांत बताता है कि ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है जिसके पास लोन पेयर भी होते हैं और जिसकी विद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है और जो बाकी के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है, वो धातु आयन की ओर व्यवस्थित होता है। इसी तरह से अगर NH3 लिगेंड की हम लोग बात करें तो NH3 में हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता होती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। इस वजह से विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर तो नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर आता है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि इस तरह के जो भी उदासीन लिगेंड होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज वाला परमाणु धातु आयन की ओर व्यवस्थित रहता है, जिससे आकर्षण बना रहता है। इस तरह यह सिद्धांत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को आयनिक मानकर और बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करता है, जैसे हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यह सिद्धांत मानता है, इस सिद्धांत की खोज कैसे हुई। दोस्तों, यह सिद्धांत बताता है कि धातु आयन जब धनावेशित गोले के रूप में होता है और उसके चारों ओर यदि हम ऋणावेशित क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए तो ऋणावेशित क्षेत्र जब उत्पन्न किया जाता है तो धातु आयन के डी कक्षक उनसे प्रभावित होते हैं। अब अगर गोलाकार रूप में, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर ये ऋणावेशित क्षेत्र गोलाकार रूप में धातु आयन के चारों तरफ होता है तो धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऋणावेशित क्षेत्र होता है, तो समान समान का यानी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि सभी जो डी कक्षक हैं धातु आयन के, उनकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इस तरह से क्योंकि एक ऋणावेशित क्षेत्र में एक क्रिस्टल रखा हुआ होता है, धातु आयन का जो क्रिस्टल है वो रखा हुआ होता है, इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये काल्पनिक स्थिति होती है। वैसे तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं हर एक धातु संकुल के अलग अलग ज्यामिति होती है, अलग अलग ज्यामिति के अकॉर्डिंग उनके डी कक्षक लिगेंड से प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक गोलाकार क्षेत्र है जिसमें धातु आयन रखा हुआ है। अब ये ऋणावेशित क्षेत्र जो कि धातु आयन को घेरे रखा हुआ है, इसकी वजह से धातु आयन के सभी डी कक्षक जो कि पहले निम्न ऊर्जा के थे
उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और समान रूप से, क्योंकि गोलाकार क्षेत्र है, वो समान रूप से डी कक्षकों को प्रभावित करता है। इस वजह से सभी डी कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी ज्यामिति की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अष्टफल की ज्यामिति को ले सकते हैं। अष्टफल की ज्यामिति में हम लोग जानते हैं कि धातु आयन इस तरह से व्यवस्थित रहता है और लिगेंड 6 दिशाओं से आते हैं। यानी अगर हम लोग x, y और z अक्ष माने तो यहाँ 6 ऋणावेशित लिगेंड इस तरह से आ रहे हैं। इस वजह से अब होता क्या है, गोलाकार क्षेत्र में तो सभी डी कक्षक समान रूप से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी निश्चित दिशा से लिगेंड आते हैं तो उस लिगेंड की दिशा में जो धातु आयन के कक्षक आते हैं वो धातु आयन के कक्षक तो हो जाते हैं उच्च ऊर्जा के, और जो उनसे कुछ दूरी पर रहते हैं वो होते हैं निम्न ऊर्जा के। लिगेंड इस तरह से आते हैं अष्टफल की ज्यामिति में कि 6 लिगेंड जो आते हैं x, y और z अक्षों के अनुदिश आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम, तो x, y, z अक्षों के अनुदिश आ रहे हैं लिगेंड, यानी दोनों तरफ से। तो 6 लिगेंड इस तरह से आते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो कक्षक अक्षों पर स्थित है, यानी dx² y² और dz², दोनों कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं, इसलिए लिगेंड से इनके इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज्यादा होता है इस वजह से इनकी ऊर्जा उच्च हो जाती है, और बाकी के जो 3 कक्षक है उनकी ऊर्जा कम रह जाती है, यानी dxy, dyz और dzx कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यानी संकुल की ज्यामिति पर कितनी चीजें डिपेंड कर रही हैं, लिगेंड पे भी डिपेंड कर रही है और साथ में संकुल की ज्यामिति पे भी डिपेंड कर रही है। अब संकुल की ज्यामिति और संकुल की ज्यामिति में भी हम लोग बात करें तो डी कक्षकों पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में। तो यहाँ सबसे पहले आगे की चीजों को समझने से पहले हम लोग डी कक्षकों की आकृति और ज्यामितियों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं डी कक्षक 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। 5 डी कक्षक होते हैं, जिसमें dxy जो कक्षक है वो x और y अक्षों के बीच में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ थोड़ा 3D एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पर ये x और y कक्षक हैं और यहाँ पर x और y अक्ष हैं, और x और y अक्षों के बीच में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये तो x अक्ष आ रहा है, एक y अक्ष आ रहा है, ये हम लोगों ने z अक्ष मान लिया। तो अक्षों के जस्ट बीच में आ रहे हैं ये कक्षक, तो अक्षों के बीच में आने की वजह से ये हो गए dxy कक्षक, यानी x और y अक्षों के बीच में आ रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें dyz कक्षक को, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो कक्षक हैं, ये y और z अक्षों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं dyz ऑर्बिटल्स। इसी तरह से x और z ऑर्बिटल्स, x और z अक्षों के बीच में जो कक्षक आते हैं, इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं dxz या dzx ऑर्बिटल्स। ये तीनों ही कक्षक x, y या yz या zx अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि अगर अष्टफल की ज्यामिति की बात करते हैं तो लिगेंड जो है अक्षों के अनुदिश आते हैं, इसलिए, और वहां पर हमने एनर्जी लेवल भी देखे थे। जैसे यहाँ पर हमने एनर्जी लेवल भी देखे हैं कि dxy, xz और yz का एनर्जी लेवल कम होता है, जबकि x² y² और z² का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। यानी dxy, xz और yz जो कक्षक होते हैं वो xy अक्षों के बीच में होते हैं, xz वाले x और z अक्षों के बीच में होते हैं, और yz वाले y और z अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। अगर अष्टफल की ज्यामिति में हम लोग समझें तो लिगेंड जो है वो सभी अक्षों के अनुदिश आ रहे हैं, तो ये मध्य वाले कक्षक इन लिगेंड से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस बनी रहती है थोड़ी लिगेंड से, इसलिए इनकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन ये जो dx² y² और dz² कक्षक ये अक्षों पर स्थित होते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि dx² y² कक्षक और dz² कक्षक, जैसे dx² y² अक्षों पर स्थित है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अक्ष के बीच, ये कक्षक के बीच में से लाइन निकल रही है, यानी अक्ष निकल रहा है। इसी तरह से ये x और y अक्षों पर स्थित होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं dx² y² कक्षक। अब दोस्तों एक आता है dz² कक्षक। नॉर्मली dz² कक्षक जो होता है वो dz² y²
और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इन दोनों कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो हमारे पास आता है डी जेड स्क्वायर कक्षक। हम लोग ये भी देखते हैं कि डी जेड स्क्वायर कक्षक की ज्यामिति और कक्षकों से कुछ अलग होती है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर कक्षक जो है, यहाँ पर दो लोब बनी हुई हैं जो कि जेड अक्ष पर है और एक लोब इसके चारों ओर रहती है, कॉलर के रूप में रहती है, यानी एक सर्किल के रूप में रहती है। तो ये क्या शो करती है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो यहाँ हम लोगों को देखने से पता लग रहा है कि इस अतिव्यापन में जेड अक्ष का योगदान ज्यादा है। अब जेड अक्ष का योगदान ज्यादा है, इस वजह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जेड कक्षक पूर्ण रूप से हम लोगों ने शो किया है डी जेड स्क्वायर में, और एक्स और वाई कक्षकों का योगदान कम है। तो एक्स और वाई कक्षक एक कॉलम में हमने दर्शाया कि एक्स वाई कक्षक इस तरह से पाए जाते हैं, यानी इनका योगदान कम है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें भी थे ही, कुछ थोड़े आंशिक रूप से ये व्यवस्थित तो हैं ही। और जेड अक्ष का योगदान ज़्यादा है, यानी जेड अक्ष पर स्थित कक्षकों का योगदान ज़्यादा है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से शो करते हैं। इस तरह से डी जेड स्क्वायर कक्षक की ज्यामिति कुछ अलग होती है। तो यहाँ हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स कक्षकों की ज्यामिति को समझ सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना है कि डी जेड स्क्वायर कक्षक डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। आगे हम लोग देखें, कक्षकों की ज्यामिति आ गई और हम लोग ये भी मान चुके हैं कि यह सिद्धांत जो है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड को कंप्लीट आयनिक बॉन्ड मानता है। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि एक ऋणावेशित क्षेत्र है, उसमें धातु आयन है, धातु आयन के डी कक्षक लिगेंड से प्रभावित होते हैं और उस वजह से जो है इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। और पर्टिकुलर ज्यामिति का अगर कोई लिगेंड, कोई संकुल आयन है, तो जिन डी कक्षकों के बिल्कुल सामने से यानी ज़्यादा नज़दीक लिगेंड आते हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जिनके थोड़ी दूरी रहती है लिगेंड से उनकी ऊर्जा कम होती है। और इन सब का मतलब हम लोगों ने देखा कि संकुल की ज्यामिति भी प्रभावित करती है, और संकुल की ज्यामिति प्रभावित होती है डी कक्षकों से। तो हमने डी कक्षकों की ज्यामिति को अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ कि डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कक्षक तो अक्षों के मध्य में रहते हैं, और डी जेड स्क्वायर कक्षक जो है डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कक्षक है वो एक्स और वाई अक्षों पर स्थित होते हैं। इस तरह से आगे अगर हम लोग देखें तो अब ये सिद्धांत बिल्कुल भी यह नहीं मानता है कि लिगेंड द्वारा मेटल के खाली कक्षकों में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं। तो जब ये बिल्कुल भी नहीं मानता है, यानी कंप्लीट रूप से ये मानता है कि सहसंयोजक बंध बनता ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भी साझा इसमें होता नहीं है, तो आगे इस सिद्धांत में हम लोग देख सकते हैं कि जब डी कक्षक लिगेंड के पास आते हैं या लिगेंड डी कक्षकों के पास में आते हैं तो इनका प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड में प्रतिकर्षण होता है, और जिनके पास होते हैं उनकी ऊर्जा उच्च हो जाती है। तो इस वजह से डी कक्षक निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड, यानी क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन, जिसमें डी कक्षक निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में डिवाइड हो जाते हैं। अब इन कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी भरे हुए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फिर से पुनर्वितरण होता है, यानी वापस से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। निम्न ऊर्जा में रहने वाले निम्न में रहेंगे, उच्च में जाने वाले उच्च में जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक दूसरे को रीअरेंज करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ देखें तो डी एक्स वाई वाई एक्स जेड और वाई जेड में जो है इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड कक्षक है, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो एनर्जी मुक्त होती है, यानी इन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं CFSE, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यह एनर्जी बताती है कि जिस तरह से जैसे ही लिगेंड इन कक्षकों में जाते हैं एनर्जी बाहर निकलेगी,
और इस एनर्जी को बाहर निकलने से सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये कहलाती है। एक और होती है क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जिसे हम डेल्टा से शो करते हैं, यानी जब क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन होता है, यानी निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में डी कक्षक डिवाइड होते हैं, तो उस वक्त जो दोनों कक्षक यानी निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो एनर्जी गैप होता है, उसे हम डेल्टा से शो करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो इस तरह से CFSE वो ऊर्जा जिसकी वजह से सिस्टम को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, वो तो कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जब डी कक्षकों का विपाटन होता है तो बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी CFSE। ऑक्टाहेड्रल जो संकुल होते हैं, यानी अष्टफलकीय संकुलों के लिए इसका मान डेल्टा O से दिया जाता है, और जो टेट्राहेड्रल होते हैं उनके लिए ये मान डेल्टा T से दिया जाता है। ये जो मान होता है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कक्षक हैं ये पहले तो निम्न ऊर्जा के थे, एक सामान्य अवस्था थी, फिर गोलाकार क्षेत्र जब ऋणावेशित क्षेत्र यहाँ लगाया गया तो इन सभी डी कक्षकों की ऊर्जा एक साथ बढ़ती है क्योंकि समान रूप से ऋणावेशित क्षेत्र यहाँ लगा हुआ है। आगे हम लोग देखें तो जैसे अगर पर्टिकुलर किसी ज्योमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो जो कक्षक उच्च ऊर्जा के हैं उन्हें ऊपर की ओर लिख दिया और जो कक्षक निम्न ऊर्जा के हैं उन्हें हम नीचे की ओर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितनी सामान्य अवस्था से ये कक्षक निम्न ऊर्जा के होते हैं, उसी एवरेज से ये कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं, यानी ऊर्जा ओवरऑल एनर्जी समान ही रहती है, लेकिन जितनी एनर्जी बढ़ती है उच्च ऊर्जा के कक्षकों की, उतनी ही एनर्जी कम होती है इनकी निम्न ऊर्जा के कक्षकों की। तो ये एनर्जी अंतराल हम लोग इसको डिफाइन करते हैं 10dq से। यह d एंड q एक क्वांटम मैकेनिक्स की राशियां होती हैं जिनकी वैल्यू भी अभी हम लोग देखेंगे, इक्वेशन किस तरह से इनके मान निकाले जाते हैं। तो ये जो डेल्टा का मान होता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसका मान 10dq के बराबर होता है, इसको अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर d जो है उसकी वैल्यू होती है 35ze²/4a⁵ एंड q की वैल्यू होती है 2r⁴/105 यानी 105। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनीय आवेश कितना है, और इसी तरह से R2 जो है वो d ऑर्बिटल की त्रिज्या के बारे में बताता है, यानी d कक्षक की त्रिज्या को बताता है। Z यहाँ पर हमें बताता है कि लिगेंड पर चार्ज कितना है, और यहाँ A जो है वो बताता है डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये जो फॉर्मूला है उससे 10dq का मान हम लोग पता कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि लिगेंड और मेटल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में, जो कि वीबीटी सिद्धांत नहीं बताता। वीबीटी सिद्धांत केवल मेटल पे फोकस ज़्यादा रखता है, लिगेंड पे बिल्कुल भी नहीं रखता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि लिगेंड और मेटल दोनों ही प्रभावित करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड को। तो इस तरह से अब जिस तरह से अब लिगेंड प्रभावित कर रहा है, वहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ लिगेंड होते हैं जो प्रबल क्षेत्र के होते हैं और कुछ दुर्बल क्षेत्र के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जो डेल्टा का मान हमारे पास आता है, इस डेल्टा के मान के आधार पर एक लिगेंड की श्रेणी तैयार की गई जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, जो कि डेल्टा के मान के आधार पर तैयार की जाती है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, ये श्रेणी हमें बताती है कि लिगेंड कितने प्रबल हैं। अगर किसी लिगेंड के लिए डेल्टा का मान ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और अगर किसी लिगेंड के लिए डेल्टा का मान कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। यानी हम लोग लिगेंड की प्रबलता को समझ सकते हैं और जान सकते हैं और ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि प्रबल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन सा है, और ये सब हमें पता लगता है डेल्टा के मान के आधार पर। तो यानी सबसे पहले हम लोगों ने बात की डेल्टा, और डेल्टा के मान निकालने के बाद जिसके लिए डेल्टा का मान ज़्यादा आता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और कम आता है तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, उस आधार पर एक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी तैयार की जाती है
बहुत सारे लिगेंड हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, सारे नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे लिगेंड इसमें इंक्लूडेड है जो कि प्रबलता को बताते हैं। इस आधार पर हम लोग देखें तो CO लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड सबसे ज़्यादा प्रबल लिगेंड होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं साइनाइड और ये बाकी सभी लिगेंड जो हैं वो प्रबलता के क्रम को शो करते हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड डेल्टा के मान के आधार पर। अब यहाँ हम लोग कंपैरिजन करें अगर VBT और CFT में, तो VBT सिद्धांत में हम लोगों ने एक कमी पढ़ी थी कि आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यानी वो सिद्धांत ये नहीं बताता कि कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, और कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है जिसकी वजह से लिगेंड युग्मित, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर के कक्षकों में युग्मित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ CFT थ्योरी हमें लिगेंड की स्टडी अच्छे से कराती है और बताती है कि लिगेंड उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि मेटल होते हैं, और लिगेंड की एक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है संकुल यौगिकों में। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन से होते हैं, और इस वजह से निम्न चक्रण या उच्च चक्रण संकुल कैसे बनते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टफल की ज्यामिति में ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, चतुष्फलकी में और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में किस तरह से कार्य करती हैं, और लिगेंड किस तरह से और धातु आयन किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्ड को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।